My dear students, in this session, we'll be taking up previous year questions of geometry that have appeared in SNAP. So without wasting further time, let us start the session. First question that has appeared in this year's SNAP itself, and not exactly a question of geometry, but let us understand the question. A 3D solid, a three-dimensional solid has m faces and n vertices. So you have to find the number of edges in the solid. And then there are options that are given. So how should we approach this particular question? एक तो ये है कि either you know the formula, there is a formula, Euler's formula, that is f plus v यानी faces plus vertices minus edges, this is equal to 2. Also I believe कि ये जो 3-dimensional solid है ये भी mentioned होगा कि this has no curved edges, कोई curved edges नहीं है इसमें, because this formula only applies when there are no curved edges. नहीं भी आता है फॉर्मूला तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. वी कैन टेक एन एग्जाम्पल कि फॉर्मूला नहीं याद है, कोई बात नहीं, क्यूब का एग्जाम्पल ले लेते, ठीक है, तो आइडिया लग जाता. क्यूब का एग्जाम्पल ले लेते. तो क्यूब में कितने हमारे फेसेस हैं? टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं क्यूब में? क्यूब क्या है? पासा हो गया, डाइस हो गया. जैसे डाइस इज अ क्यूब, डाइस में 6 फेसेस होते हैं, इज दैट सो? तो क्यूब में भी नंबर ऑफ फेसेस 6 हो गए. जब भी क्यूब की बात करें तो डाइस से सीधे सीधे उठा लो एग्जाम्पल, समझना इजी हो जाता है. 6 फेसेस हो गए. वर्टिसेस कितने होंगे? वर्टिसेस, these are 4 vertices in the front, 4 in the back, तो 4 plus 4 टोटल 8 vertices हो गए. और एजेस की बात करें, दिस इज एन एज, सो 4 फ्रंट में हो गए एजेस, 4 बैक में हो गए, और 4 ये वाले एजेस हो गए. दीज आर 4 एडिशनल एजेस, ठीक है. तो 4 ये चारों हो गए, 4 इन द बैक, एंड ये 4, दिस 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 एंड देन दिस वन इन द एंड. सो ये भी 4 हो गए हमारे, ठीक है. सो 4 plus 4 plus 4 टोटल 12 एजेस हो गए. सो अगर फॉर्मूला नहीं भी याद है तो वी नो 6 plus 8 minus 2 दैट इज 12. तो ऑप्शन सी आंसर हो गया. और फॉर्मूले से करोगे तो भी बात तो वही है, ठीक है. बट ये याद रखना है कि ये फॉर्मूला सिर्फ तभी अप्लाई होगा, ओनली अप्लाइज व्हेन देयर आर नो कर्व्ड एजेस. जस्ट इन केस अगर ये क्वेश्चन दोबारा आए, सो यू नो कि कोन या सिलेंडर या फिर स्फेयर में ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा. उनके बारे में भी शॉर्ट में देख लेते हैं कि कोन में कितने एजेस होंगे, कोन या सिलेंडर की बात कर ले. सो कोन में कितने एजेस आएंगे, या कोन में टोटल क्या सिनेरियो बनेगा हमारा. तो अगर कोन की बात करें, दिस इज अ कोन, कोन में फेसेस कितने आएंगे? एक तो फेस आ गया हमारा बॉटम पे, ठीक है, और एक पूरा फेस है जो जा रहा है, सिंस कर्व है कोन एक, ठीक है, तो पूरा एक फेस काउंट होगा, टोटल 2 फेसेस आएंगे. और वर्टिसेस कोन में कितने होंगे? सिर्फ एक टिप वर्टिसेस है, और तो कोई वर्टिसेस है नहीं इसमें. इज दैट इट सो? बिकॉज कर्व सर्फेस है नीचे वाला, सो ओनली 1 वर्टिसेस इज देयर. और एजेस कितने होंगे? एजेस कितने होंगे? ओनली 1 एज, ये सर्कल वाला. टू फेसेस, 1 वर्टिसेस एंड 1 एज. बिकॉज कर्व्स में यही प्रॉब्लम है, इसलिए कर्व्स में ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा. सिमिलरली सिलेंडर की बात करें, तो सिलेंडर में नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं? टॉप, बॉटम और एक कर्व सर्फेस एरिया, टोटल 3 फेसेस. वर्टिसेस इसमें कितने हैं? वर्टिसेस तो कोई भी नहीं दिख रहा है, 0 वर्टिसेस है. क्योंकि कहीं पे कोई टिप वगैरह तो कहीं पे है ही नहीं इसमें, ठीक है. और एजेस कितने होंगे? एक टॉप पे एज होगा, एक बॉटम पे एज होगा, 2 एजेस होंगे. सो बस ये ध्यान रखना है कि कर्व्स पे ये अप्लाई नहीं होगा, बाकी जहां पे कर्व्ड एरिया होगा, अदरवाइज दिस इज द फॉर्मूला. क्लियर है? और फॉर्मूला याद नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्यूब का एग्जाम्पल ले लो या पिरामिड का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. 3 circles touch each other externally. The distance between their centers is 5 centimeter, 6 centimeter and 7 centimeter. So we have to find the radii of the circles in centimeter.
व्हाट वी नो, ये 3 सर्कल्स हैं एक दूसरे को टच कर रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स क्या है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो अगर डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 5, 6 एंड 7, so these values 5, 6 and 7 should be sum of their radius, sum of their radii, isn't it so? And if that is so, options given है, डायरेक्टली ऑप्शन से देख लो कि कहाँ पे 5, 6, 7 वाला हमारा मैच कर रहा है वैल्यू। कुछ भी जरूरत नहीं है हमें डायग्राम बनाने की। 5 के लिए चेक करें तो जैसे पहला ऑप्शन चेक करें, 2 + 3 5, 2 + 4 6, 3 + 4 7, पहला ही ऑप्शन हमारा मैच कर जा रहा है, isn't it so? स्ट्रेट अवे यही आंसर हो जाएगा, खत्म हो गया सवाल, खत्म, टाटा बाय बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट में चेक करेंगे 3 + 4 7, तो ठीक है एक वैल्यू तो मैच कर रही है। 3 + 1 4, नहीं मैच कर रहा दूसरा वाला, नहीं आंसर होगा। 1 + 2.5, ये तो फ्रैक्शन में ही आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 + 2 3, नहीं मैच कर रहा। तो क्लियरली आपका 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। डायग्राम नहीं बनाओगे तो, अननेसेसरली डायग्राम बनाओगे तो टाइम वेस्ट करोगे, ठीक है, थोड़ा टाइम वेस्ट कर लेते हैं, पर एग्जाम में ऐसा नहीं करना है कि तीनों सर्कल्स हमने बना लिए, अब ये टच ही कर रहा है समझ लो, ठीक है। सो दिस इज आवर फिगर एज सच, ये सेंटर ही है मान लो। इफ दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R1, दिस इज R3, R3, R2, और इसको 5 मान लेते हैं, इसको 6 मान लेते हैं, इसको 7 मान लेते हैं। तो अब इक्वेशन लिखेंगे कि R1 + R2 इज इक्वल टू 5, R2 + R3 इज इक्वल टू 6 एंड R3 + R1 इज इक्वल टू 7। अब तीनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड अप कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स R1 + R2 + R3 इज इक्वल टू 5 + 6 + 7, दैट इज 18। सो यहाँ से R1 + R2 + R3 विल बी इक्वल टू 9, और हमें पता है कि R1 + R2 5 है, यानी कि R3 विल बी इक्वल टू 9 - 5 4, R2 विल बी इक्वल टू 9 माइनस R3 + R1, यानी 9 - 7, तो R2 विल बी 2 एंड हेंस R3 विल बी R1 विल बी 3। तो ये सारी वैल्यूज हमारी आ गई, पर इतना करने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में, स्ट्रेट अवे आंसर निकालना था। क्लियर है? ओके। और जितना शॉर्ट अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन को रखोगे उतना ही बेहतर है, जितना चीज़ों को बेहतर समझोगे। हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ रेगुलर हेक्सागन फील्ड ropes are tied to connect all vertices diagonal and side, what is the number of intersection points of ropes? तो एक रेगुलर हेक्सागन फील्ड है और जिसमें कि रोप्स टाई की गई हैं टू कनेक्ट ऑल द वर्टिसेस, सो यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ रोप्स। तो डायग्राम पहले बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज द डायग्राम। अब इसमें हमें सारे के सारे वर्टिसेस से रोप्स को टाई करना है, ठीक है। सो हाउ मेनी रोप्स विल बी देयर? रोप्स नहीं निकालनी, हमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने हैं। ये आ गई, अपने एंड पे ही बनाते चलना है। ये तो स्टार बन गया हमारा सबसे पहले, ठीक है। अब इसके बाद में और कहाँ कहाँ पे, हाँ एक रोप ये कनेक्ट होगी और एक रोप ये कनेक्ट होगी, ठीक है। क्लियर है? देखो 6 साइडेड है, 6 फेसेस है, तो कितने डायगोनल्स बनेंगे इसमें? हमें पता है कि डायगोनल्स कितने बनने वाले, n × n-3/2, या ऐसे समझो कि n(c2), n में से कोई भी 2 पॉइंट्स को चूज करो, n(c2) माइनस नंबर ऑफ साइड्स, और नंबर ऑफ साइड्स है 6, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स यानी ये 6c2 - 6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी 15 - 6 विच इज इक्वल टू 9। तो इससे हमको ये पता चल जाता है कि कुछ मिस किया है कि नहीं मिस किया है, तो डेफिनेटली एक मिस किया है ना, ये वाला। अब कंप्लीट हुआ, ये अब कंप्लीट हुआ, क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद में हमें काउंटिंग करनी है सारे इंटरसेक्शन पॉइंट की। देखो हमेशा, जैसे हमने कल लास्ट सेशन में ट्रायंगल के बारे में बात किया था, कि जब भी हमें नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट काउंट करना है, या ट्रायंगल्स काउंट करना है, या स्क्वायर्स काउंट करना और रेक्टेंगल काउंट करना हो, हमेशा एक ऑर्डर में प्रोसीड करना चाहिए। अदरवाइज आप आंसर गलत निकाल दोगे, या तो किसी पॉइंट को मिस कर जाओगे या रिपीट कर दोगे। हमेशा एक ऑर्डर में ही प्रोसीड करना है। तो सबसे पहले हम जो आउटर पॉइंट्स हैं, यानी कि जो सीधे सीधे पॉइंट्स दिख रहे हैं बाहर के, उनको काउंट कर लिया। सो दीज आर टोटल 6 पॉइंट्स, 6 पॉइंट्स यही आ गए हमारे, ओके। अब इसके बाद में अंदर अगर हम देखें तो डायग्राम के अंदर कोई फिगर हमको बनता हुआ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है ना। तो इस फिगर में काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 पॉइंट्स काउंट हो गए। अब बीच वाले पॉइंट्स भी तो है, उनको भी काउंट करेंगे, ठीक है। सो क्या हो गया, 7 8 9 10
11, 12, तो 12 पॉइंट्स ये आ गए और फिर बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट दैट इज 1 पॉइंट, तो 6 + 12 + 1 दिस इज 19। अच्छा डायग्राम बनाओगे तो ये हो सकता है कि इस वाले पॉइंट पे थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा दिखे, तो ये समझ लेना है कि रेगुलर हेक्सागन है तो ये साथ में ही मिलेगा, ठीक है, इस पॉइंट के बारे में, अदरवाइज थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, तो इसमें ध्यान रखना है कि सारे लाइंस साथ में ही मिलने वाली है, अपना डायग्राम एग्जैक्टली तो नहीं बनेगा। क्लियर है, ठीक है, टोटल 19 हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। और वैसे भी जो ऑप्शंस गिवन है उसके हिसाब से तुम्हारा अगर थोड़ा इधर उधर होगा तो 19 की बजाय 20 हो जाएगा, और 20 कोई ऑप्शन में गिवन नहीं है। क्लियर है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In the given diagram, angle CAB is 60 degrees and BC is equal to A, AC is equal to B and AB is equal to C, then which of the following equations is correct? So it directly हमको इक्वेशन क्या दे दिया है, कोसाइन रूल का, ट्रायंगल में कोसाइन रूल का ये इक्वेशन दे दिया है। देखो किसी भी ट्रायंगल में कोसाइन रूल कैसे अप्लाई होगा, फॉर एग्जांपल हम कॉस ए निकालने वाले हैं, तो कॉस ऑफ ए विल बी इक्वल टू, जब भी निकालोगे तो यहां पे क्या है, कॉस ऑफ ए विल बी इक्वल टू जिन साइड से मिलके बन रहा है एंगल, स्क्वायर ऑफ दो साइड्स, यानी कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि ए के अलावा बाकी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इनका साइड्स का सम, और माइनस जो तीसरी साइड बच गई जो सामने साइड आएगी, माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए, सिर्फ लेट अस से हमें निकालना हो कॉस ऑफ बी, तो कॉस ऑफ बी क्या होगा, बी एंगल हमारा बन रहा है ए और सी साइड से, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ए इंटू सी। ओके, ठीक है, अब यहां पे देखो पाइथागोरस थ्योरम हम सबको याद है, ठीक है, तो अगर हमारा कॉस किसी एंगल का 90 हो जाएगा तो वो वैल्यू 0 हो जाएगी, इजंट इट सो? तो अगर कॉस लेटर से कॉस ऑफ बी 0 हो गया, यानी कि बी हमारा एंगल अगर 90 हो गया तो कॉस बी 0 हो जाएगा, और अगर कॉस बी 0 हो गया तो विच इंप्लाइज कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac ये 0 हो जाएगा, विच इंप्लाइज कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर, है कि नहीं? तो यहां से भी अगर कभी कंफ्यूजन हो तो आप कनेक्ट कर सकते हो कि हमारा एंगल कौन सा हमने 90 किया है, एंगल बी को 90 किया है, एंगल बी को 90 किया है, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर, वही तो आ रहा है। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ और लिखे होगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, उसमें इनकंसिस्टेंट आएगा डेटा। ठीक है, बहरहाल इस क्वेश्चन में क्या है, कॉस ऑफ ए विल बी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, और कॉस ऑफ ए क्या है, ए एंगल हमारा 60 डिग्री के बराबर है, तो कॉस ऑफ ए विल बी 1/2, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू bc, कहाँ पे दिया हुआ है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू bc, वैसे तो नहीं दिया है बट ये दिया है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस bc इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। स्ट्रेट क्वेश्चन है, बिल्कुल सीधा सवाल है और बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में कभी भी स्किप नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ पे कोसाइन रूल लगाना है। साइन रूल क्या होता है, साइन रूल भी एक बार रिमाइंड करा देता हूँ कि साइन रूल होता है साइन ऑफ ए अपॉन सामने वाली साइड विच इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू साइन ऑफ बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन ऑफ सी अपॉन सी। तो अगर किसी क्वेश्चन में ये आए साइन रूल अप्लाई करने को तो भी स्ट्रेट अवे अप्लाई हो जाएगा, तो इन दोनों रूल्स को याद रखना है, साइन रूल कोसाइन रूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एट अ सेंट्रल लोकेशन इन पुणे देयर इज अ चिल्ड्रंस पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर, 3 points A, B and C are located at equal distance on the boundary of the park as shown in the figure. These points are connected with a string, so we have to find what is the length of the string. रेडियस 20 है, रेडियस 20 है, तो ABC हमारा क्या है, दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अगर ये साइड हमारा A है, दिस इज ऑल्सो ए, दिस इज ऑल्सो ए, तो यहाँ पे सर्कम रेडियस क्या आ जाएगा सर्कम रेडियस क्या आ जाएगा, इसका जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे या जो मीडियन होगा, लेट अस से दिस पॉइंट इज डी, तो AD की लेंथ क्या होगा, दैट विल बी √3a/2। ठीक है, √3a/2 होगा, तो यहां से आप याद रख सकते हो कि AO हमारा जो है या सर्कम रेडियस है, दैट विल बी 2/3 ऑफ दिस, बिकॉज ये O क्या है, O सेंट्रॉइड है। ठीक है, तो 2/3 ऑफ दिस यानी 2/3 इंटू √3a/2, यानी कि √3a/3 या a/√3 आ गया। क्लियर है, ओके, a/√3 हमारा वैल्यू आ गया सर्कम रेडियस का, और इन रेडियस होगा स्मॉल r होगा a/2√3। वैसे तो वैसे ही याद रहना चाहिए, पर जरा सा भी कंफ्यूजन हो तो खट से देख लो, 5 सेकंड लगेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे सर्कम रेडियस हमारा है a/√3,
और उसकी वैल्यू हमें गिवन है 20, a by root 3 is equal to 20. If a by root 3 is 20, a is 20 root 3. और हमसे पूछा क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, टोटल स्ट्रिंग कितना होगा, दैट विल बी 60 रूट 3, 3a. ऑप्शन डी. क्लियर है? ओके, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन द गिवन फिगर इफ L1 इज पैरेलल टू L2, x की वैल्यू क्या होगी? L1 एंड L2 आर पैरेलल टू ईच अदर, एंड इफ L1 एंड L2 आर पैरेलल टू ईच अदर, इन दैट केस वी नो कि ये जो एंगल्स हैं हमारे, लेट अस से दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D एंड दिस इज E. सो एंगल ABC एंड एंगल BCD, ये दोनों एंगल क्या होंगे? सप्लीमेंट्री होंगे. These angles will be supplementary. Supplementary यानी कि इनका सम 180 डिग्री आएगा, बिकॉज L1 L2 पैरेलल लाइंस है. ठीक है, सो एंगल ABC प्लस एंगल BCD, ये दोनों का सम सप्लीमेंट्री होगा. एंड वी नो कि लेट अस से अगर ये एंगल हमारा अल्फा है, ये भी अल्फा होगा, और ये बीटा है, ये भी बीटा होगा, बिकॉज एंगल बाइसेक्टर है एक तरह से. ये दोनों एंगल इक्वल दिए हुए हैं यहाँ पे. ठीक है, इक्वल दिए हैं जिस तरह से डायग्राम शो किया है. ठीक है, तो ये जो BD है हमारा, BD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, यानी कि ये दोनों अल्फा अल्फा में ब्रेक करेगा. ठीक है, सो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंड इफ दिस इज सो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्रीज. अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्रीज. एंड इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल BCE में एंगल BEC क्या हो जाएगा भाई? अगर इन दोनों का सम 90 है तो ये एंगल भी 90 होगा, ये भी 90 हो जाएगा. एंड इफ दिस इज 90, तो ये बचे हुए जो दो एंगल हैं x प्लस एक्स, 2x प्लस 90 क्या है? 2x प्लस 90 इज 180 डिग्री. सो 2x विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि x विल बी इक्वल टू 45 डिग्री. इज दिस पार्ट क्लियर? ऑप्शन बी. दिस इज वन वे टू लुक एट इट. दिस इज वन वे टू लुक एट इट. या फिर आप डायरेक्टली देख सकते हो कि ये जो एंगल हमारा है, एंगल DEC इज एक्सटर्नल एंगल, और कभी भी ट्राइंगल में अगर कोई एक्सटर्नल एंगल की वैल्यू हमें निकालनी हो, ठीक है, सो इफ दिस इज एक्सटर्नल एंगल जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल. यानी कि अगर ये अल्फा है, ये बीटा है, ये थीटा है, तो थीटा विल ऑलवेज बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा. एंड वाई इज दिस सो? बिकॉज थीटा प्लस ये वाला एंगल इज 180, और सिमिलरली ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम भी 180 ही होता है. ठीक है, तो डायरेक्टली देख सकते हैं हम कि दिस 2x विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, एंड अल्फा प्लस बीटा इज 90, सो 2x 90 है, यानी कि x हमारा 45 आ जाएगा. इज इट क्लियर? ठीक है, सो बेसिक थ्योरम्स हैं जो हमारी रिवाइज हो रही हैं यहाँ पे साथ में, सो दैट एग्जाम में अगर इनमें से कोई भी थ्योरम रीअपियर करे या क्वेश्चन आए तो आप इसको हैंडल कर सको. और बहुत ज़्यादा एडिशनली तो नहीं पढ़ोगे मेरे हिसाब से ज्योमेट्री अब, बिकॉज यू नो कि ज्योमेट्री के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आ रहे, ये तो पक्का है, बट इतना रिवाइज ज़रूर कर लोगे तो हेल्प कर जाएगा. क्या पता क्वेश्चन ही आ जाए सीधे सीधे इससे. ठीक है, तो AB इज डायमीटर ऑफ सर्कल विद O एज द सेंटर. फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल DCE इन ट्राइंगल ABC. सो हमें DCE एंगल यानी कि इस एंगल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है ट्राइंगल ABC में. AB is diameter that is given. So AB is diameter, O is the center. O is the center. O सेंटर है. अब ऐसे सोचो कि DE हमारा क्या है? एक कॉर्ड है, एक तरह से एक कॉर्ड है. अगर DE को कनेक्ट कर लें तो ये जो कॉर्ड है हमारी, कॉर्ड DE इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 40 डिग्री एट द सेंटर. तो अगर 40 डिग्री का एंगल सेंटर में बना रही है तो सर्कमफरेंस पे कितना एंगल बनाएगी? एंगल EBD कितना होगा? एंगल EBD विल बी इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल EOD. हाफ एंगल होगा, यानी कि 20 डिग्री होगा. ठीक है, दिस एंगल इज 20 डिग्रीज. इजंट इट सो? ठीक है, ये एंगल 20 का हो गया. दूसरी बात कि सिंस AB इज डायमीटर, AB हमारी डायमीटर है, तो डायमीटर सेमी सर्कल हो गया हमारा एक साइड में, और सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल क्या होता है? 90 डिग्री. सो एंगल AED विल बी 90 डिग्रीज. This angle will be 90 degrees, and if this angle is 90, this angle will also be 90. So ये angle 90 आ गया, ये angle 20 आ गया, तो 90 plus 20 110. So this angle will be 180 degree minus 90 plus 20.
सो 70 डिग्रीज, ऑप्शन बी। इज दिस क्लियर? क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD is a cyclic quadrilateral. DO is equal to 8 cm and CO is equal to 4 cm. AC is the angle bisector of angle BAD. डायग्राम बना लेते हैं पहले इसका, एक सेकंड। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। A, B, C एंड देन D, देन DB को कनेक्ट करेंगे बिकॉज डायगोनल्स के बारे में बात कर रहा है, और फिर AC को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रही है बट जैसा है समझ लेना। DO इज इक्वल टू 8, O इंटरसेक्शन पॉइंट है, दिस इज 8, CO इज इक्वल टू 4, दिस इज 4, AC इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAD, सो AC एंगल बाइसेक्टर है एंगल BAD का, सो यानी कि दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। ओके, द लेंथ ऑफ AD इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AB, AD and AB are equal, so these two are equal. DB intersects diagonal AC at O, that's fine. So what is the length of diagonal AC? Diagonal AC की हमसे लेंथ पूछ रहा है। ठीक है, दो चीज़ें हैं, एक तो हमें क्या गिवन है कि यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है, तो अगर किसी भी ट्रायंगल में, इफ इन एनी ट्रायंगल वी टॉक अबाउट एंगल बाइसेक्टर, लेट अस से हमने ये ट्रायंगल बनाया, दिस इज ट्रायंगल ABC इन विच AB एंड AC अलग अलग वैल्यूज है, जो भी वैल्यूज है उनकी वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट AD हमारा एंगल बाइसेक्टर है, AD इज एंगल बाइसेक्टर, सो इफ दिस इज एंगल बाइसेक्टर, यानी कि ये दोनों एंगल सेम है, इन दैट केस AB अपॉन AC विल बी इक्वल टू BD अपॉन CD। जो रेशियो हमारा इन साइड्स का होगा AB और AC का, वही सेम रेशियो हमारा BD और CD का भी होगा। क्लियर है? ठीक है, या इन जनरल इसको ऐसे भी लिख सकते हो इसी बात को कि AB और BD का जो रेशियो होगा वही रेशियो AC और CD का भी होगा, दोनों एक ही बात है। ठीक है, अल्टीमेटली BD को AC को रिप्लेस कर दिया आपस में कि AB अपॉन BD विल बी इक्वल टू AC अपॉन CD। जैसे भी याद रखना चाहो वैसे याद रखो, दिस इज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, तो जब भी एंगल बाइसेक्टर दिया होगा तो हमें इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करना होगा डेफिनेटली उस क्वेश्चन में, तभी एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, दूसरी जो थ्योरम हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है वो है इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स थ्योरम, कि दो कॉर्ड्स हैं हमारी, लेट अस से कॉर्ड्स हैं PQ और RS, और इंटरसेक्ट कर रही हैं वो O पे, तो इफ देयर आर टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स PQ एंड RS, प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या अप्लाई होगा कि दिस पोर्शन PO इंटू OQ, PO into OQ will be equal to SO into RO. So these are the properties that we need to use in this question. दो थ्योरम्स यूज करनी है, दोनों को यूज करते हैं। तो पहला वाला थ्योरम हमारा कह रहा है सिंस AD एंड AB आर इक्वल, तो डेफिनेटली DO और BO भी इक्वल होंगे। ठीक है, क्योंकि रेशियो है। ठीक है, अगर AB अपॉन AD विल बी इक्वल टू BO अपॉन DO, बट इस क्वेश्चन में तो इक्वल ही है, इक्वल टू 1 है, तो BO और DO भी इक्वल होंगे, यानी कि BO भी 8 आ जाएगा। BO भी 8 आ गया। अब इसके बाद इंटरसेक्टिंग कॉर्ड थ्योरम अप्लाई करेंगे, यानी कि AO इंटू CO विल बी इक्वल टू DO इंटू BO, यानी कि AO तो पता नहीं हमको, AO इंटू 4 इज इक्वल टू 8 इंटू 8, सो AO विल कम आउट टू बी इक्वल टू 64/4 यानी कि 16, और फिर AC निकल आएगा। जैसे ये 16 आ गया, अब तो खत्म हो गया सवाल, 16 + 4 इज 20, ऑप्शन बी इज द आंसर। Clear? So you can see that questions that are appearing in SNAP in geometry are not that difficult. They are very conceptual, very theorem based, कि आप पिक कर लिए थ्योरम को या उस चीज़ को बेसिक को पिक कर लिया जिस पे कि वो क्वेश्चन बेस्ड है, तो क्वेश्चन इज वेरी डूबल एंड नॉट डिफिकल्ट। अगर डायग्राम प्रॉपर्ली बना लिया तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है, जनरली नहीं है। एक दो क्वेश्चन ज़रूर ऐसे हैं जो कि टाइम आपका लेंगे अदरवाइज, और उनको फिर स्किप मारना है स्टार्ट में, लास्ट में टाइम बचता है तो करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। Next question is, in the given figure CD is equal to 10 cm, CT is the tangent at C
सी डी इज 10 सेंटीमीटर, सी टी हमारा टेंजेंट है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद सी डी, यानी कि दिस एंगल इज 45। ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एओसी हमको पता करना है, ठीक है। तो वैसे डायग्राम में दिख नहीं रहा है कि ओसी परपेंडिकुलर है सी टी के, बट सिंस ओसी हमारा रेडियस है और सेंटर से हम ज्वाइन कर रहे हैं सी को और सी टी टेंजेंट है, तो डेफिनेटली ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। दिख नहीं रहा है पर है, ठीक है। तो दिस एंगल इज 90 डिग्रीज, दिस एंगल इज 90 डिग्रीज। क्या ये बात क्लियर है? ओके। एंड इफ दिस एंगल इज 90, जबकि ये एंगल हमारा 45 है, एंगल बी सी टी 45 है, तो दिस एंगल विल ऑल्सो बी 45 डिग्रीज। ये 45 हो गया, ये तो परपेंडिकुलर है ही है, ओ बी इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी, सो डेफिनेटली दिस एंगल विल ऑल्सो बी 45। एंड इफ दीज टू आर 45 एंड 45, तो सी बी और ओ बी इक्वल होगा, ओ बी विल बी इक्वल टू सी बी, और सिंस ओ ए रेडियस है तो ओ ए भी तो इक्वल ही होगा, ओ ए ओ बी और सी बी इक्वल होंगे, ठीक है। और सिंस सेंटर से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं कॉर्ड पे, सी डी एक कॉर्ड है, सी डी इज कॉर्ड, सी डी इज अ कॉर्ड ऑफ सर्कल, तो अगर कॉर्ड पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं तो डेफिनेटली कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। और ओ बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो बाइसेक्ट करेगा, हेंस सी बी विल बी इक्वल टू बी डी। और अगर सी डी 10 है तो ये दोनों 5 हो जाएंगे, ये दोनों 5 हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है। सो दिस विल बी 5 बिकॉज ओ बी भी इक्वल है, ओ बी भी इक्वल है सी बी के, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। सी बी 5 है, बी डी 5 है, तो ये भी 5 हो जाएगा। एंड इफ दिस टू आर 5, तो ट्राइंगल ओ बी सी में फोकस करो, ट्राइंगल ओ बी सी में राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ओ बी इज इक्वल टू सी बी इज इक्वल टू 5, सो ओ सी क्या आ जाएगा, ओ सी विल बी इक्वल टू 5√2, ओ सी विल बी 5√2। इज दिस क्लियर? ठीक है। देन वी नो दैट ओ सी इज इक्वल टू, एक सेकेंड, ओ ए को इक्वल क्यों कर दिया था? ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू सी बी, ये तो गलत लिख दिया। ओ ए इज नॉट इक्वल टू ओ बी सी बी, ओ ए रेडियस है और ओ सी रेडियस है, तो ओ ए और ओ सी बराबर होंगे, ठीक है। ये गड़बड़ लिखा था। सो ओ ए एंड ओ सी आर इक्वल बिकॉज दीज आर रेडियस, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू रेडियस है, और ये दोनों है 5√2 के बराबर। और हमको इस ट्रायंगल ओ ए सी का पेरीमीटर चाहिए है, ठीक है, जो कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में आएगा बिकॉज यहाँ पे रूट वूट का गेम भी आ रहा है। सो ओ ए और ओ सी कितना है? 5√2 है। 5√2 रफली कितना होगा? रफली 5 इंटू 1.414, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 7 सेंटीमीटर वैल्यू आएगी ओ ए और ओ सी की। बट अभी भी हमें ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ए सी के लिए ट्रायंगल को एक बार फिर से बना लेते हैं यहाँ पे ताकि बेहतर समझ में आए। तो ये कहानी है हमारी, दिस इज ए, दिस इज सी, दिस इज बी, और ये बीच में कहीं ओ है। सो ओ बी इज 5, ए ओ इज 5√2 और बी सी इज ऑल्सो 5√2, ठीक है। तो 5√2 इज रफली 7, दिस इज रफली 7, दिस इज रफली 7, तो 7 + 5 ये हो गया 12, टोटल 12 हो गया ये। दिस इज 12, दिस इज 7, और हमें ए सी फाइंड आउट करना है। तो ए सी क्या आ जाएगा? 12 है, 7 है, तो ए सी विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है तो हम इजीली 12 और 7 मान सकते हैं। 12 का स्क्वायर आ गया 144 प्लस 49, एक सेकेंड, ये 5√2 7 है, ठीक है, ये आ गया 5 + 5√2, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा? ए सी विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 144 प्लस 49, स्क्वायर रूट ऑफ 193, जो कि रफली आ रहा है 14 के आसपास, ठीक है। दिस इज कमिंग आउट टू रफली 14, और ये है 7 और 7, तो 14 + 14 28, 27 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर है? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल AOC विल बी 7 + 7 + 14, ओके। यहाँ पे एक गड़बड़ कर दिया है भाई, मैं सोच रहा हूँ कि कहाँ पे कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रहा है। ये गड़बड़ हमने ये किया है कि दिस इज नॉट 5√2, ये सी बी हमारा 5 था, सी बी वॉज इक्वल टू 5, ठीक है, सी बी वॉज इक्वल टू 5, सो ये हमारा 5 था वैल्यू, तो दिस विल बी 5 का स्क्वायर यानी 25, तो 144 + 25 169, यानी कि 13 सेंटीमीटर आ गया ये वैल्यू।
13 + 14 27 आएगा, एग्जैक्टली 27 आएगा, मैच कर जाएगा, ऑप्शन सी आंसर है। क्लियर है, आंसर वही रहेगा बट थोड़ा सा कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रहा था। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग इन द फिगर सी डी इज इक्वल टू बी एफ इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। तो गिवन फिगर में सी डी और बी एफ इक्वल है, एंगल सी डी एंड बी एफ आर इक्वल टू 30 डिग्रीज, व्हाट वुड बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी? दिस इज ऑल्सो स्लाइटली टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन, वोंट से कि वेरी डिफिकल्ट बट यस इट विल टेक टाइम एंड स्लाइटली ट्रिकी एज वेल, थोड़ा चीज़ों को देखना पड़ेगा और वैल्यूज़ भी देख के समझ में आ रहा होगा कि काफ़ी कुछ है कहानी इसमें। तो सी डी और बी एफ हमारे 10 यूनिट्स हैं, सी डी इज इक्वल टू 10, बी एफ इज ऑल्सो इक्वल टू 10, एंगल सी ई डी 30 डिग्रीज है, 30 60 90 वाला ट्राइंगल है, और बी ए एफ भी 30 है, 30 60 90 वाला ट्राइंगल। आई एम श्योर कि आप बार बार, क्योंकि मैंने भी अपने वीडियोज़ में बार बार बताया कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्राइंगल, बार बार इस पर क्वेश्चन आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं। एक ही ट्राइंगल है और इतना इसके पीछे लोग दीवाने हैं। दिस इज 30, दिस इज 60, 30 के सामने वाला साइड अगर 1 यूनिट है, इफ दिस इज 1 यूनिट, 60 के सामने वाला साइड हो जाएगा √3, हाइट एंड डिस्टेंस में वेरी इंपॉर्टेंट, और 90 के सामने वाला साइड 2 यूनिट, यानी कि रेशियो होगा साइड्स का 1:√3:2। 30 के सामने वाला साइड सबसे छोटा, बिकॉज सबसे छोटा एंगल है, और सबसे बड़े एंगल के सामने वाला साइड सबसे बड़ा। क्लियर? ओके, सो 30 के सामने गिवन है 10, सी डी इज इक्वल टू 10, सो दिस एंगल विल बी 60, this angle will be 60, and if this is 60 this will also be 60, this is also 90, so this will also be 30। क्लियर है? ठीक है, तो अगर ये 60 है तो यानी कि ED हमारा 10√3 हो जाएगा, और EC कितना होगा? 10 का डबल हो जाएगा, यानी 20 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, देन वी नो कि BF इज ऑल्सो इक्वल टू 10, और BF वाले केस में अगर हम इस ट्राइंगल पे देखें, इन ट्राइंगल CBF, तो CBF में 60 के सामने 10 बन रहा है, 60 के सामने 10 बन रहा है, तो 30 के सामने वाला एंगल क्या होगा? ये साइड क्या होगा? BC, ये BC आ जाएगा हमारा 10 डिवाइडेड बाई √3, 10 डिवाइडेड बाई √3। ओके, एंड बाय द सेम लॉजिक 10 आ रहा है हमारा 30 डिग्री के सामने ट्राइंगल BAF में, ट्राइंगल BAF में, तो हमारा 60 के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा? 10 इंटू √3, यानी कि AB भी 10√3 हो जाएगा, AB इज 10√3। और क्वेश्चन हमसे पूछा क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल AED, तो हमें AB की वैल्यू 10√3 मिल गई, BC की वैल्यू 10/√3 मिल गई, CD 10 है और बेस की वैल्यू मिल गई, बस एरिया आ जाएगा। और क्या चाहिए होता है? इतना ही तो चाहिए होता है, इजंट इट सो? ठीक है, इतना ही तो चाहिए होता है। एक सेकेंड, हाँ, तो ये सारी की सारी वैल्यूज हमारी आ गई। अब एरिया निकाल लेते हैं, तो एरिया क्या होगा? एरिया विल बी 1/2, एरिया ऑफ ट्राइंगल AED विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, यानी 1/2 इंटू D इंटू AD, so this will be 1/2 इंटू 10√3 इंटू, ये पूरा क्या होगा? दिस विल बी 10 प्लस 10/√3 प्लस 10√3, बस थोड़ा सा कॉशियसली एलसीएम ले लेना है यहाँ पे प्रॉपरली, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 10√3 इंटू पूरा √3 को एलसीएम ले लिया, तो ऊपर आ जाएगा 10√3, 10 इंटू √3 प्लस 10√3 इंटू √3, इस √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज 10√3, दिस इज 10, और दिस इज 10√3 इंटू √3, यानी कि 30 आ जाएगा, तो 10 प्लस 30 दिस विल बी 40, ये 40 हो जाएगा हमारा। ठीक है, बाहर तो आ गया 1/2 इंटू 10 यानी कि 5, और अंदर है 10√3 प्लस 10 प्लस 30, 10 को कॉमन ले लिया तो 5 इंटू 10, और अंदर बच गया √3 प्लस 4, तो 50 इंटू √3 प्लस 4, आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। इस इट क्लियर? √3 अलग है, 4 अलग है, जोड़ नहीं देना उनको। ठीक है, ये गलती नहीं कर देना कि ऑप्शन में पता चला दिया हो कहीं पे नवदीप दिया और दिया हो 50√7, तो 50√7 मार्क कर दिया। ऐसी गलती नहीं करनी है कभी भी गलती से। ठीक है, कितना सब करने के बाद नवदीप मार्क कर दोगे, फिर उस केस में मतलब अगर ऑप्शन नहीं मैच करा तो नवदीप ही मार्क करेंगे, 50√7 थोड़ी मार्क कर देंगे। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल करते हैं। Next is an isosceles triangle has sum of two sides as 12. If all side lengths are integers, तो how many such triangles are possible? ठीक है, कितने ट्राइंगल्स पॉसिबल हैं, इसमें थोड़ा सा काउंटिंग करना है, ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा और गलती होने का भी हल्का फुल्का स्कोप तो है ही है। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, देखो एक चीज़ जो याद रखनी है इस क्वेश्चन में जहाँ पे गलती हो सकती है वो ये है कि अगर हमारा कोई ट्राइंगल है जिसके कि तीनों साइड्स इक्वल है, मान लिया 6 6 6 है,
ठीक है। तो अगर तीनों साइड्स हमारे इक्वल हैं, विच इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्वी यानी इक्वल, लैटरल यानी कि साइड्स, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल इज ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये छोटी सी चीज है जो कि याद रखनी है या समझ में आनी चाहिए, ठीक है। बिकॉज इसमें भी दो साइड्स इक्वल है, यानी कि दो से ज्यादा साइड्स इक्वल है, पर हर दो साइड्स का पेयर इक्वल है। दिस इज ऑल्सो अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो बेसिकली अगर हम सिलोजिज्म की भाषा में बात करें या सेट्स की भाषा में बात करें, तो अगर हमारा एक सेट है आइसोसेलेस ट्रायंगल्स का, सो इक्विलैटरल ट्रायंगल उसका ही पार्ट है, उसके ही अंदर आता है, ठीक है। ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, बट ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर नॉट इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, ठीक है। क्लियर है? ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर आइसोसेलेस, बट ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर नॉट इक्विलैटरल। यस, सम आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। तो इतनी सी बात के साथ में आगे अपने क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि सम ऑफ टू साइड्स एज 12, सम ऑफ टू साइड्स हमें 12 गिवन है और हमें देखना है कितने पॉसिबल ट्रायंगल्स होंगे यहाँ पे। तो दूसरी बात क्या है, किसी भी ट्रायंगल में प्रॉपर्टी क्या है, किन्हीं भी दो साइड्स का जो सम होगा a प्लस बी शुड बी, दो साइड्स का सम शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, चाहे वो किन्हीं भी दो साइड्स को हम ले रहे हो, यानी कि b प्लस सी शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन a, c प्लस a शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन b। ये तीनों चीजें होनी चाहिए, इनको हम यूज कर लेंगे तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। सम ऑफ टू साइड्स गिवन है 12, तो अगर सम ऑफ टू साइड्स हमें 12 गिवन है तो दो केसेस बन सकते हैं, दो केसेस बनेंगे। पहला केस होगा कि इक्वल साइड्स हो, दोनों साइड्स इक्वल हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो या तो वही दोनों वाली साइड्स इक्वल हो जिनका सम दिया है, और या फिर अनइक्वल साइड्स हो उनका सम हो। अगर दोनों साइड्स इक्वल हैं, यानी कि दो साइड लेंथ हमें पता चल गई 6 प्लस 6, अब तीसरी साइड निकालनी है, ठीक है, थर्ड साइड निकालना है। तो थर्ड साइड क्या हो सकता है, थर्ड साइड 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 6, 6 भी हो सकता है बिकॉज 6 पे इक्विलैटरल बनेगा, 7 देन 8 9 10 11, क्या 12 हो सकता है? नहीं, 12 नहीं हो सकता, क्योंकि 12 पे प्रॉब्लम क्या होगा, दो साइड 6 है, तीसरी 12 हो जाएगी तो ट्रायंगल बनना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दो साइड का सम बड़ा होना चाहिए थर्ड साइड से। तो डेफिनेटली हमारा 1 से लेकर 11 तक की सारी वैल्यूज पॉसिबल है, 11 के बाद की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। तो 6 6 1 हमारा स्मॉलेस्ट हो गया। टोटल 11 सच ट्रायंगल्स होंगे जहां पे कि दो साइड्स इक्वल हैं, दो साइड्स इक्वल मतलब कि इक्वल का सम 12 है, 6 प्लस 6 12, क्लियर। तो 11 सच ट्रायंगल्स हो गए जो कि जहां पे कि हमारी दो साइड्स की लेंथ 6 है। अब अनइक्वल वाले केस में 12 कैसे कैसे आ सकता है, इट कुड बी 5 प्लस 7, या हो सकता है 4 प्लस 8 और 3 प्लस 9, 2 प्लस 10 और 1 प्लस 11। तो अगर 5 प्लस 7 है तो थर्ड साइड हमारा क्या है, क्योंकि आइसोसेलेस है तो थर्ड साइड या तो 5 होगा या 7 होगा। 5 होगा तो भी पॉसिबल है और 7 होगा तो भी पॉसिबल है, यानी कि दोनों केसेस पॉसिबल है हमारे। तो दो ट्रायंगल्स बन जाएंगे यहाँ से, ठीक है। 4 प्लस 8 होगा तो थर्ड साइड या तो 4 हो सकता है या 8 हो सकता है। अगर थर्ड साइड हमने 4 ले लिया तो पॉसिबल है ट्रायंगल, क्या नहीं बनेगा, 4 प्लस 4 8, ग्रेटर देन नहीं होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो 4 वाला केस पॉसिबल नहीं है, 8 वाला केस पॉसिबल है, यानी कि यहाँ से एक ट्रायंगल बनेगा। 3 प्लस 9 में 3 हो सकता है या 9 हो सकता है, 3 होगा तो 3 प्लस 3 9, यानी दो साइड का सम 6 आ रहा है, तीसरे साइड 9 है, नॉट पॉसिबल, तो 3 वाला केस नहीं होगा, यहाँ भी 9 बनेगा। बेसिकली यहाँ इसके बाद समझ जाओगे कि अब डेफिनेट है कि 2 वाला भी नहीं बनेगा, सेम लॉजिक से सिर्फ 10 वाला एक ही ट्रायंगल बनेगा, 1 वाला भी नहीं बनेगा, सेम लॉजिक से सिर्फ एक ही ट्रायंगल बनेगा। इसमें टोटल ट्रायंगल्स हमारे हो गए कितने, दीज आर 6 ट्रायंगल्स, दीज आर 11, तो 6 प्लस 11 17 सच ट्रायंगल्स विल बी देयर। ऑप्शन नहीं गिवन है तो कंफ्यूज करने के लिए नहीं दिया है, ऑप्शन डी है, हमने बिल्कुल सही कैलकुलेशन किया है, ऑप्शन डी आंसर होगा। इज इट क्लियर? क्या ये बात समझ में आती है? क्या इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हो? ठीक है, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना है, और किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर डाउट रहता है तो ज़रूर पूछ लेना। एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है, उसको भी निपटा लेते हैं और फिर रैप अप करते हैं सेशन को। सो लास्ट क्वेश्चन इज, इन द एबव फिगर ACB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। एक अच्छा सवाल है, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम कैट 2002, और वही क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे दे दिया है। इसमें गलती क्या बहुत सारे बच्चों से हो जाएगी कि ऑप्शन सी को मार्क कर देंगे, यानी 7 को मार्क कर देंगे, 7 इस क्वेश्चन का आंसर है नहीं, क्योंकि डायग्राम देखने में कहीं पे कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो इसको समझते हैं क्वेश्चन को अच्छे से कि ट्रायंगल ACB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, फाइन, और दो साइड्स का हमें लेंथ गिवन है 15 एंड 20। सो 15 और 20 का रेशियो क्या है, 3:4 का रेशियो है, राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि क्या 3 4 5 वाला रेशियो रिकॉल कर पा रहे हो? तो डेफिनेटली अगर एक साइड हमारा 3 यूनिट्स है, दूसरा साइड 4 यूनिट्स है, तो तीसरा 5 यूनिट्स होगा। रेशियो में भी 15 20 है तो ए भी पक्का 25 होगा, ए भी पक्का 25 होगा, इजंट इट सो?
ठीक है। फिर सर्कल्स आर इंस्क्राइब्ड विद इन द ट्राइंगल्स ए सी डी एंड ट्राइंगल बी सी डी, पी एंड क्यू आर द सेंटर्स ऑफ द सर्कल्स, डिस्टेंस पी क्यू की वैल्यू क्या होने वाली है। अब देखो एक ट्राइंगल हमारा बना हुआ है, उसके अंदर हमने सी से डी पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, तो ये जो ट्राइंगल्स हमारे ए सी डी हैं और सी डी बी हैं, ये भी सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे। जब भी कभी ऐसा होगा ए सी डी और सी डी बी भी सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि एक एंगल तो कॉमन है, एक एंगल 90 है भाई। देखो ट्राइंगल ए सी डी में देखो ये वाला एंगल तो कॉमन है मेन ट्राइंगल से, और दूसरा और एक और एंगल हमारा 90 है, यानी कि ये भी सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे। तो इतनी सी बात से भी समझ में आ जाना चाहिए कि ऑलरेडी हमारा जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उसमें साइड्स का रेशियो 3:4:5 है, और ए सी डी और सी डी बी भी सिमिलर ट्राइंगल्स है, तो इनमें भी साइड्स का रेशियो 3:4:5 ही होगा। क्या ये बात समझ में आती है? और ए सी डी में बात करें तो 3:4:5 तो रेशियो है, हाइपोटेन्यूज हमारा 5 है, यानी कि 15 है। 15 क्या है? 5 × 3, ठीक है। तो यानी कि बाकी साइड्स क्या होंगे? बाकी साइड्स हमारे 12 और 9 होंगे, 12 और 9 होंगे, इजंट इट सो? क्या ये बात समझ में आती है? तो ट्राइंगल ए सी डी में पता है दो साइड्स जो बचे वो 12 और 9 होंगे। और बाय द सेम लॉजिक ट्राइंगल सी डी बी में बात करें तो सी डी और डी बी क्या होंगे? क्योंकि हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है? 5 यूनिट्स है, यानी कि 20 = 5 × 4, तो बाकी साइड्स होंगे 4 × 3, 4 × 4 यानी कि 12 और 16 होंगे। 12 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो जाहिर सी बात है जो साइड कॉमन है वो 12 हो जाएगी, और बचे हुए साइड्स यानी कि ए डी विल बी इक्वल टू 9, डी बी विल बी इक्वल टू 16, और 9 पर 16 25 आ रहा है, तो बिल्कुल हमारा पूरा लॉजिक सब कुछ काम कर रहा है, सारी चीज़ें सही चल रही हैं। क्या यहाँ तक बात समझ में आती है? क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर होती हैं? क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है। इसी बात को एक और तरीके से समझ लेते हैं ताकि सारे लोगों को समझ में आए, जिनको थोड़ा बहुत डाउट रह रहा हो, अटक रहे हो, तो उनको भी समझ में आ जाए। देखो अगर हमें एरिया निकालना है ट्राइंगल एबीसी का, कोई डाउट रहना नहीं चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकालना है तो क्या होगा? दैट विल बी 1/2 इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, और क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पे AC को भी हम बेस मान सकते हैं, तो 1/2 इंटू AC इंटू BC कह सकते हैं ऐसा। और ऐसे ही हम ये भी कह सकते हैं कि 1/2 इंटू बेस, अगर हमने AB को माना तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? CD, तो 1/2 इंटू AB इंटू CD। अब CD निकालने के लिए सारी वैल्यूज पुट कर दो, तो 1/2 इंटू 15 इंटू 20 इज इक्वल टू 1/2 इंटू AB कितना है? 25 इंटू CD, ठीक है। 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया, तो CD हमारा आ जाएगा 15 20 300/25, दैट इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से भी निकाल सकते हो, पर अगर इस तरह से निकालोगे समझ के तो थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। क्लियर है? बाकी निकालने को ऐसे भी कर सकते हो। अब इसके बाद में हमें क्वेश्चन कह रहा है कि सर्कल्स जो इंस्क्राइब किए हैं ACD और BCD के अंदर, ये क्या हुआ? ये इन सर्कल्स हैं, इन सर्कल्स हैं, इजंट इट सो? और इन सर्कल के लिए रेडियस निकालने का तरीका क्या होता है? इन सर्कल का रेडियस होता है, फॉर राइट एंगल ट्राइंगल रेडियस हो जाएगा परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई 2, दिस डिवाइडेड बाई 2। तो अगर हमने रेडियस मान लिया पीक, इस पहले वाले का रेडियस R1 है, एंड फॉर दिस इफ रेडियस इज R2, तो R1 R2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। R1 कितना आ जाएगा? R1 विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस यानी कि 12 + 9 - 15 डिवाइडेड बाई 2, 21 - 15/2 यानी कि 3, और R2 आ जाएगा 12 + 16 - 20 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 28 - 20/2, 4 आ जाएगा। यहाँ से R1 और R2 हमारे 3 और 4 आ गए। इज दिस मच क्लियर? क्या ये बातें समझ में आती हैं यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। एग्जाम में इस क्वेश्चन को अभी तो खैर देख लिया, अगर यही सेम रिपीट हो जाएगा, वैसे तो होगा नहीं, तो फिर तो आपको आंसर पता ही चल जाएगा। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में डेफिनेटली लास्ट के लिए रखना है या फिर स्किप मारना है, बिकॉज ये टाइम लेगा। इसकी बजाय किसी और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो डेफिनेटली बेनिफिट होगा स्नैप जैसे एग्जाम में। बाकी किसी और एग्जाम में जहाँ पे कि टाइम मिल रहा है जैट वगैरह में, तो वहाँ पे डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ही चाहिए, बिकॉज मार्क्स देगा ये भी, बिना मार्क्स से थोड़ी जाएगा। ठीक है। तो R1 R2 हमारे 3 और 4 निकल गए। अब इसके बाद की कहानी क्या है? बात की कहानी समझते हैं। अब इस थोड़ा सा डायग्राम को थोड़ा सा बेहतर बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए गलती होने का स्कोप यहाँ पे है कहाँ। देखो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो एक चीज़ को ऑब्जर्व करना कि ये जो पहला वाला इन सर्कल है हमारा, ठीक है, जिसका सेंटर P है, फॉर दैट इन सर्कल वो हमारा CD लाइन को टच कर रहा है यहाँ कहीं पे, एक सेकेंड, वो हमारा CD लाइन को टच कर रहा है यहाँ कहीं पे, ठीक है। और जो दूसरा वाला बड़ा वाला इन सर्कल है जो इसका सेंटर Q है वो टच कर रहा है कहीं और पे। दोनों साथ में टच नहीं कर रहे हैं। गलतियां लोगों से इसलिए होती हैं बिकॉज उनको लगता है दोनों सर्कल्स एक दूसरे को सेम पॉइंट पे टच कर रहे हैं, बट दैट इज नॉट हैपनिंग। दे आर टचिंग द CD लाइन एट डिफरेंट पॉइंट्स पर टच कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा P से जो है, लेट अस से दिस इज Q, दिस इज Q तो उधर पे ही है, तो ये दिस इज R एंड दिस इज S। तो PR हमारा क्या है? दिस इज R1, और QS क्या है? दिस इज R2। ओके,
और क्योंकि डिफरेंट पॉइंट्स पे टच कर रहे हैं तो ये पी क्यू हमारा R1 प्लस R2 नहीं है, पी क्यू इज नॉट इक्वल टू R1 प्लस R2, बट सिंस ये जो हमारा ए बी है, ए बी इज टेंजेंट टू बोथ द सर्कल्स, तो आर डी क्या है, ये परपेंडिकुलर है कि नहीं, आर डी हमारा R1 के बराबर होगा। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, बिकॉज यहां से अगर मैच कराओगे इधर पे, सो दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वल टू रेडियस, है कि नहीं, और वही सेम आर डी है, तो आर डी विल बी इक्वल टू R1 एंड बाय द सेम लॉजिक अगर हम इधर से मैच कराएं क्यू को, सो ये दिस इज रेडियस, दिस इज R2, तो डेफिनेटली ये भी ds भी हमारा R2 होगा। क्या इतनी सी बात समझ में आती है? ठीक है, और अगर ये बात समझ में आ जा रही है तो अब अगर हम इस पॉइंट को t मान लें, ठीक है, इस पॉइंट को t मान लें, अब इस पे फोकस करें, पी क्यू टी पे, बिकॉज सारा खेल बस इसी में है, बाकी तो क्वेश्चन खत्म है। पी क्यू एंड टी, ठीक है, तो क्यू टी की वैल्यू क्या है, क्यू टी की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू टी, क्यू टी विल बी इक्वल टू व्हाट, क्यू एस है हमारा R2 और टी एस क्या होगा, टी एस है, जब हम पर्टिकुलर ड्रॉप करेंगे सो बेसिकली ये हमारा दिस इज पी आर इज R1 और टी एस इज ऑल्सो R1, ठीक है, ये भी R1 हो जाएगा और ये पूरा का पूरा हमारा R2 है, सो क्यू टी हमारा हो जाएगा, क्यू टी विल बी R2 माइनस R1, क्यू टी विल बी R2 माइनस R1, R2 है 4, R1 है 3, यानी कि QT विल बी इक्वल टू 1, सो QT विल बी इक्वल टू 1 यूनिट, और PT हमारा है कितना, PT है 3 प्लस 4 यूनिट यानी कि 7 यूनिट्स, राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ से PQ निकलेगा पाइथागोरस लगा के, PQ विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 50, एंड हेंस दैट विल बी आवर आंसर। क्या ये बात समझ में आती है इस क्वेश्चन में? ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये नोटिस करना था कि ये दोनों डिफरेंट पॉइंट्स पे सर्कल टच कर रहे हैं, सेम पॉइंट पे टच नहीं कर रहे हैं, एंड हेंस पी क्यू विल नॉट बी इक्वल टू R1 प्लस R2, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज सबसे ज़्यादा गलती यहीं पे होगी, और इसीलिए क्वेश्चन कैट में आया ही था, और इसीलिए क्वेश्चन फिर से स्नैप ने रिपीट किया अपने में। क्लियर? ओके, आई बिलीव सेशन में जो भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए वो सब आपको समझ में आए होंगे, जो भी कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए हैं, जो भी थ्योरम्स हमने डिस्कस किए हैं, ये भी आपने अपने पास प्रॉपर्ली नोट डाउन कर ली होंगी, यानी समझ ली होंगी अच्छे से, सो दैट अगर क्वेश्चन दोबारा से आता है और वहाँ पे ऐसा कोई थ्योरम यूज होगा तो आप किसी भी हालत में उस क्वेश्चन को स्किप नहीं मारोगे और अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, अनलेस कि वो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो, तब तो डेफिनेटली छोड़ोगे, किसी और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। तो अगर सेशन पसंद आया तो उसको लाइक ज़रूर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, और ऐसे ही और सेशन हम लाते रहेंगे। पीछे भी और भी टॉपिक्स में जो सेशन मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, अरिथमेटिक के सारे टॉपिक्स पे ऑलमोस्ट किए हुए हैं, और अलजेब्रा के भी सेशंस मैंने लीनियर क्वेश्चंस और क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस पे किए हुए हैं, तो आप उनको चेकआउट कर लेना। ठीक है, और जो टॉपिक्स रह गए उन पे थोड़ा थोड़ा उन पे भी सेशंस अपलोड कर देंगे अगले 1-2 दिन में। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं अगले सेशन में।